नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत फसल पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दी गई है, जिससे किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि बागवानी विभाग द्वारा पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि किसान स्वयं सर्वे सेवा केंद्र, ई दिशा केंद्र, मार्केटिंग बोर्ड, बागवानी विभाग, कृषि विभाग और इंटरनेट कियोस्क के माध्यम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवा सके। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा के किसानों की सब्जियों को दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिना रुकावट के भेजा जा सके। इस समय मुख्यतः टमाटर, शिमला मिर्च, घिया, तोरी, करेला, खीरा, मिर्च, भिंडी इत्यादि का उत्पादन हो रहा है। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलने वाली सुविधाओं पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में फाइनेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर RB सोलंकी ने की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे प्रदेश को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए प्रदेश सरकार पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए कमेटी ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं। उनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के साथ साथ वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार स्तर के बड़े अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं को 1 साल के लिए रोका गया है, जिसमें मोबाइल व टेलीफोन के बिल व उनके रिप्लेसमेंट चार्जेस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों खर्चों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया था। विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए अल्टिस यानी लीव ट्रैवल कंसेशन 1 साल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोना महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन की अवधि में CSD कैंटीन दादरी को बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से कैंटीन को 22 मई से खोला जाएगा। कैंटीन सामान लेने के लिए पहले टोकन लेने के लिए बुकिंग करवाना होगा। बुकिंग के समय तिथि, टोकन नंबर व समय ग्राहक को बता दिया जाएगा। कैंटीन प्रबंधक कमांडर RS यादव ने बताया कि कार्ड धारक को दी हुई तारीख व समय पर ही आना होगा। पहले व बाद में आने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दूरी की पालना करते हुए एक दिन में केवल 100 कार्ड धारकों को ही सामान दिया जाएगा। कैंटीन में सामान खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग करके आना होगा। कमांडर RS यादव ने बताया कि एडवांस बुकिंग के लिए 01250 220 613 व 94 672 75 912 नंबर पर अपना नाम, आर्मी नंबर तथा मोबाइल नंबर लिखवाना होगा। सुबह 9:30 से शाम 3:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 21 मई यानी आज से शुरू होगा तथा बिक्री कल 22 मई से शुरू होगी। टोकन नंबर व समय बताया जाएगा। गेट से एंट्री रजिस्ट्रेशन के मुताबिक ही होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी कार्ड धारक को एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्री गेट पर आर्मी नंबर व कैंटीन कार्ड चेक किया जाएगा। कैंटीन स्मार्ट कार्ड के साथ पहचान पत्र की एक प्रति लाएं। नियमों की पालना जरूरी होगी। कमांडर RS यादव ने यह भी बताया कि कैंटीन में आने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और गेट पर सैनिटाइज करके ही एंट्री होगी। जो पूर्व सैनिक 65 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उन्हें कैंटीन में आने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य को एक वैध ID प्रूफ और कैंटीन स्मार्ट कार्ड के साथ भेज सकते हैं। सामान खरीदने हेतु सिर्फ डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। सभी एक्स सर्विसमैन ADLRS न्यू कार्ड एप्लीकेशन इत्यादि बुधवार और शनिवार समय दोपहर 2 से 3:30 बजे तक किए जाएंगे। प्रशासन के आदेश अनुसार कैंटीन में शराब अभी नहीं मिलेगी। इसके अलावा मार्च व अप्रैल महीने की शराब नहीं मिलेगी। कैंटीन का समय सुबह 10 से 3:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई लंच ब्रेक नहीं होगा। भारतीय रेलवे ने 1 जून से शुरू होने जा रही 100 नॉन AC ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। रेलवे की ओर से बताई गई ये 100 नॉन AC ट्रेन अपने तय टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी। ये ट्रेनें पहले से चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन और 15 जोड़ी राजधानी ट्रेनों के अतिरिक्त चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों की बुकिंग गुरुवार सुबह से शुरू हो जाएगी। इन ट्रेनों का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिन का होगा, यानी कि आप 1 महीने पहले टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेन में हर क्लास का किराया सामान्य किराया होगा, जो AC मेल, एक्सप्रेस, जनशताब्दी टाइप ट्रेनों से होता है।
इन ट्रेनों में एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कोच होंगे, यानी इनका कंपोजिशन रेगुलेशन ट्रेन की तरह ही होगा। इन 100 ट्रेनों में से प्रमुख ट्रेनें गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशीनगर एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, प्रयागराज एक्सप्रेस, कोणार्क एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, श्रमशक्ति एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई मेल, चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस आदि हैं। इन ट्रेनों में से अधिकतर ट्रेन रोजाना चलेंगी, वहीं कुछ ट्रेनें हफ्ते में कुछ दिन चलेंगी, जबकि 2 ट्रेनें अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली कर्म भूमि एक्सप्रेस और आनंद विहार से बापू धाम मोतिहारी को जाने वाली चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस हफ्ते में 1 दिन चलेंगी। रेलवे ने कहा है कि 200 रेलगाड़ियों को चलाने से उन प्रवासियों को भी मदद मिलेगी जो किसी कारण श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। रेलवे ने कहा कि इस बात की कोशिश की जाएगी कि वे यानी प्रवासी जहां पर हैं वहीं पर नजदीक के रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में सवार हो सकें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं बाहरी परीक्षा केंद्रों की बजाय छात्रों के अपने ही स्कूलों में आयोजित होंगी। किसी भी कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं होगा। यह जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डीडी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान दी। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय की योजना जुलाई अंत तक 10वीं व 12वीं का रिजल्ट जारी करने की है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के उन पेपरों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है जो पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के एक अधिकारी ने शेष परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कहा, छात्रों को बाहरी परीक्षा केंद्रों पर नहीं बल्कि अपने स्कूल में ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के लिए छात्रों को कम से कम यात्रा करनी पड़े, इसके मद्देनजर ही यह फैसला लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा का आयोजन करना छात्र के स्कूल की जिम्मेदारी होगी। छात्रों को भी अपना मास्क और सैनिटाइजर लेकर अपने स्कूल पहुंचना होगा। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। हाल ही में सरकार ने रेल सेवा की फिर से शुरुआत की और अब घरेलू उड़ानें भी 25 मई यानी सोमवार से शुरू होंगी। हरदीप पुरी ने कहा कि सोमवार 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां 25 मई से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहें। यात्रियों के लिए एसओपी भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 25 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के समय से ही उड़ानों पर पाबंदी लगी है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक होगा। सरकार की ओर से धीरे धीरे ज्यादातर पाबंदियां खत्म की जा रही हैं। रेलवे ने मंगलवार को 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का भी फैसला लिया है। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी। उन्होंने कहा कि घरेलू उड़ान शुरू होते ही हमें अपने तरीके में बदलाव करना होगा, यानी एसओपी में बदलाव हो सकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बोर्डिंग पास घर से प्रिंट करके लाना होगा। शुरू में 1 बैग लेकर चलना पड़ेगा, समय से पहले आना होगा और रिफ्रेशमेंट आदि पर पाबंदी लगानी पड़ सकती है। पश्चिमी बंगाल में बुधवार को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात अम्फान के कारण भारी तबाही हुई है और कम से कम 4 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। अम्फान तूफान के चलते कम से कम 5500 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चक्रवात दोपहर में करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। चक्रवात की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। वहीं कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात से पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कम से कम 6,58,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने के समय चक्रवात के केंद्र के पास हवा की गति 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे थी। एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा और उत्तरी 24 परगना जिले में पेड़ उखड़ने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमों ने सड़कों को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में तैनात टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल में करीब 5 लाख लोगों को और ओडिशा में लगभग 1,58,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के प्रधान के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चक्रवात का सबसे घातक हिस्सा तट पर पहुंच गया है, जिससे तीनों जिलों में भारी बारिश हुई है। तूफान के केंद्र का व्यास 30 किलोमीटर का था। कोलकाता में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर में आने वाली खबरों में कहा गया है कि खेपरेल मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवाओं में उड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए या उखड़ गए। भारी बारिश के कारण कोलकाता के निचले हिस्सों में सड़कों और घरों में पानी जमा हो गया।
हरियाणा में मई के 19 दिन बाद बुधवार को एक बार फिर सुबह की शुरुआत गर्म मौसम से हुई। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने राहगीरों को गर्मी का एहसास कराया। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। 22 मई तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन राहत की खबर यह है कि इस बार मानसून समय से पहले आ सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात की गतिविधियां मानसून आगमन के अनुकूल है। मौसम विभाग का आकलन है कि मानसून 28 मई तक केरल के तट पर दस्तक दे सकता है। पिछले वर्ष यह मानसून 6 जून को पहुंचा था। इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मानसून को एक्टिव कर रहा है। मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 8 जुलाई से सितंबर मध्य तक देश में सक्रिय रहेगा। इस बार मानसून की विदाई भी देरी से हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा 2020 की नई तिथि की घोषणा आगे बढ़ा दी है। आयोग ने कहा है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए 5 जून 2020 को नई परीक्षा तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस संबंध में आयोग ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। यह परीक्षा 31 मई को आयोजित की जानी थी, लेकिन देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते प्रारंभिक परीक्षा को टालने का फैसला लिया गया है। इस बारे में आयोग ने 4 मई को नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा स्थगित करने की सूचना दी थी। इस नोटिस में यह भी कहा गया था कि 4 मई को आयोग ने कोरोना वायरस से उपजे हालातों को लेकर एक विशेष मीटिंग भी की थी, जिसमें परीक्षा को टालने का फैसला किया गया था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की फ्रेश डेट 20 मई को ऐलान करने की बात कही गई थी। यूपीएससी के ताजा नोटिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि हर साल यूपीएससी परीक्षा के लिए 7 लाख से ज्यादा उम्मीदवार यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन इस साल 10 लाख उम्मीदवारों ने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आवेदन किया था। यूपीएससी सर्विसेज परीक्षाओं का आयोजन हर साल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन के लिए किया जाता है। हुंडई ने भारत में अपने लोकप्रिय सेडान वर्ना के नए अवतार को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस कार को BS6 कंप्लाइंट टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ कुल 5 वेरिएंट में पेश किया गया है। बता दें, वर्तमान में मौजूद मॉडल की तुलना में नई वर्ना बोल्ड लुक के साथ परफॉर्मेंस और बेहतरीन फीचर से लैस है। नई वर्ना में आउटगोइंग मॉडल के समान ही डायमेंशन दिए गए हैं, यानी यह कार अभी भी 2600 mm के व्हील बेस के साथ मार्केट में उपलब्ध होगी। एक्सटीरियर में अब आगे की तरफ LED हेडलाइट्स के साथ एक डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल दी गई है, जबकि टर्बो वेरिएंट में ट्विन टिप मफलर, ग्लासी ब्लैक ग्रिल और ऑल ब्लैक इंटीरियर्स को शामिल किया गया है। इसके साथ ही ड्यूल टोन स्टाइल स्टील व्हील और नए डायमंड कट अलाई स्पोर्टी व्हील का भी विकल्प दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो 2020 वर्ना में 12 सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं, जिनमें ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, 10.67 सेंटीमीटर के कलर TFT MI के साथ डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, स्मार्ट ट्रंक, आर्कमाइज साउंड सिस्टम, रियर व्यू मॉनिटर आदि शामिल हैं। इसके अलावा TMPS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इलेक्ट्रिक सनरूफ को भी शामिल किया गया है। 2020 वर्ना की शुरुआती कीमत 9.30 लाख रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 1502 पुर्तगाल के जोआओ दा नोवा ने दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप की खोज की। 1904 पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा की स्थापना हुई। 1918 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं को मतदान की अनुमति दी। 1929 भारत की पहली एयर कार्गो सेवा तत्कालीन कलकत्ता, आज के कोलकाता और बागडोगरा के बीच शुरू हुई। 1931 भारत के प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी का जन्म हुआ। 1960 गामा पहलवान का निधन हुआ और शायद ही कोई ऐसा भारतीय खेल प्रेमी हो जिसने रुस्तम-ए-जमां पहलवान का नाम न सुना हो। 1971 मशहूर निर्देशक, स्क्रिप्ट लेखक आदित्य चोपड़ा का जन्म हुआ। 1991 तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में आत्मघाती बम हमले में भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। श्रीलंका में शांति सेना भेजने से नाराज तमिल विद्रोहियों के संगठन लिट्टे ने राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला करवाया। 1994 सुष्मिता सेन 43वें मिस यूनिवर्स के पुरस्कार से नवाजी गई।